नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एंथोनी ग्राम्शी के बारे में। पूरी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सीरीज़ हमारी चल रही है कि ग्राम्शी पर पहला सवाल क्या उठता है। देखिए, ग्राम्शी आप लोग जानते हैं कि 20वीं शताब्दी का एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक है और जिसने मार्क्स के विचारों में काफ़ी संशोधन प्रस्तुत किए थे और वह मार्क्सिस्ट परंपरा में एक मौलिक विचारक माना जाता है। उसने कुछ ऐसे विचार दिए जिसके कारण से वह कुछ विवादित भी बना। जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सवादी हैं वो तो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन सामान्यतः इसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे मार्क्सवादियों ने भी इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। और जो दूसरे डिसिप्लिन के लोग हैं, यानी जो मार्क्स के अनुयायी नहीं हैं और जो मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं, उसमें इसकी बहुत प्रतिष्ठा है। इसने बहुत ज़्यादा विचार नहीं दिए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं है, चूँकि यह इटली में बहुत वर्षों तक जेल में रहा और उसने जेल में ही नोटबुक्स लिखी, वहाँ पर ही विचार कर रहा था। ये एक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी था और इसको काफ़ी वर्षों तक जेल में रखा गया। उस जेल में उसने प्रिजन नोटबुक लिखी थी, जो बाद में जाकर प्रकाशित हुई। लगभग 7-8 साल में वो उसने नोट्स बनाए थे और चूँकि वो जेल में था इसलिए उसने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं किए, क्योंकि वो फिर उसको लिखने की इजाज़त भी नहीं मिलती शायद। तो उसने मैकियावेली और क्रोशे, जो दोनों इटली के पुराने विचारक हैं, उनकी शब्दावली का प्रयोग करके अपने विचार दिए हैं। इस पर सबसे पहला सवाल जो उठता है या जिसके कारण से इसकी पहचान है, वो है इसके प्राधान्य का विचार, हेजेमनी। अब प्राधान्य का विचार इसका मौलिक नहीं है। इसने उसमें मौलिकता ये प्रस्तुत की है कि उसने उस प्राधान्य के विचार को थोड़ा विस्तृत किया और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रघटना को की व्याख्या करने में उसका उपयोग किया। प्राधान्य या हेजेमनी का विचार प्लेखनोव ने काम में लिया है, लेनिन ने इस पर लिखा है और अगर हम देखें थोड़ा और पीछे जाए तो हेगल ने ये शब्द तो काम में नहीं लिया, लेकिन इस तरह के विचार उसने दिए हैं जिससे कई बार हम ये मान सकते हैं कि इसका जन्मदाता हेगल है। जैसे और बहुत से अवधारणाओं का जन्मदाता हेगल है। उसने ये अवधारणा शब्द काम में नहीं ली, प्राधान्य, लेकिन प्राधान्य से जो स्पष्ट होता है, जो सामने आता है, वो उसने अपने लेखन में लिखा है। क्या है प्राधान्य की अवधारणा? प्राधान्य की अवधारणा जो प्लेखनोव और लेनिन ने काम में ली थी, वो थोड़ी संकुचित थी और राजनीतिक अवधारणा थी। उनके अनुसार एक शासक अपना शासन चलाने के लिए केवल फोर्स का उपयोग ही नहीं करता, क्योंकि शक्ति का उपयोग, बल का प्रयोग आप लगातार बहुत समय तक नहीं कर सकते, न रख सकते हैं। इसलिए शासक जो चतुर होता है, जो लंबे समय तक शासन करता है, वह अपने राजनीतिक विचार समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में फैलाता है और जिससे ऐसा धीरे धीरे जो लोग राजनीति में सक्रिय होते हैं वो ये मानने लग जाएं कि ये जो राजा या शासक है, हमारा ये राजनीतिक दल है, यह सर्वश्रेष्ठ है और हमें इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्राधान्य मूलतः नॉन फोर्स इन्फ्लुएंस है, यानी जो बल पर आधारित नहीं है, फिजिकल फोर्स पर आधारित नहीं है, पनिशमेंट पर आधारित नहीं है, लेकिन जो विचारों पर आधारित है या दूसरे प्रकार की प्रक्रियाओं पर आधारित है, जो मूलतः राजनीतिक ही है। अब ये उसने मार्क्सवाद में इसका प्रयोग मैंने बताया, जैसे लेनिन ने और प्लेखनोव वगैरह ने किया। ग्राम्शी ने इसका उपयोग अलग प्रकार से किया। उसने इसको थोड़ा विस्तृत स्वरूप प्रदान किया और इस कारण ग्राम्शी के
प्राधान्य के विचार ये माने जाते हैं कि वह सांस्कृतिक प्राधान्य का विचारक है, कल्चरल हेजेमनी, ये उसने मौलिक रूप से प्रस्तुत किया है। इसका क्या अर्थ है, ये इसने क्यों किया, पहली बात तो, फिर अर्थ तो हम देखेंगे। इसने इसलिए किया कि जब ग्रामशी का समय था, यानी 1930 के आसपास, 1936 तक शायद वो जेल में रहा था, और उससे पहले से वो जेल में था, तो वो समय 1920 से 35 का समय है। ये वो समय था जब रूस में साम्यवादी क्रांति हो चुकी थी। अब वो जो साम्यवादी क्रांति रूस में हुई, वो ये बताती है कि मार्क्स की भविष्यवाणी गलत हो गई। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में जो क्रांति होगी वह औद्योगिक समाजों में होगी, और औद्योगिक समाजों में सबसे आगे ब्रिटेन था, जर्मनी था, और दूसरे यूरोप के देश थे। तो वो मानता था कि जो क्रांति होने वाली है, साम्यवादी क्रांति, वो इन जगहों पर होगी, क्योंकि उसका सिद्धांत इस पर आधारित था कि श्रमिक वर्ग की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। जो जो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, श्रमिक वर्ग की संख्या बढ़ेगी और उनमें चेतना बढ़ेगी, और वो एक दिन मिलकर क्रांति करके पूंजीवादियों को हरा देंगे, इस इंडस्ट्रीज पर कब्जा करेंगे, राज्य पर आधिपत्य जमाएंगे और क्रांति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रांति हुई रूस में, जो कि औद्योगिक देश नहीं था, वह एक कृषि प्रधान देश था जहां औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन वहां पर एक पार्टी, एक राजनीतिक दल बनाकर लेनिन ने क्रांति कर दी। तो प्रश्न ये आया कि यूरोप में मार्क्सवादी क्रांति नहीं होने के क्या कारण हैं। इस पर विचार होने लगा, और इसकी सबसे अच्छी व्याख्या जो सामने आई वो ग्रामशी के द्वारा की गई। और ग्रामशी ने प्राधान्य की अवधारणा काम में ली है इस व्याख्या के लिए। क्या है ये? उसके अनुसार इन यूरोपीय देशों में क्रांति इसलिए नहीं हुई कि मार्क्स एक बात नहीं समझ पाया, और वो ये था कि जो जो श्रमिक वर्ग में चेतना बढ़ेगी, वैसे ही पूंजीपति वर्ग में भी चेतना बढ़ेगी कि श्रमिक वर्ग हमारे खिलाफ ना हो जाए, इनकी संख्या बढ़ रही है। तो पूंजीपति वर्ग जो है वो ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा शक्तिशाली है, सत्ता में रह रहा है, उसके पास ज़्यादा संसाधन है। तो वह ये एक नया प्रवृत्ति उसमें आ जाती है, एक नया तरीका वो समझ जाता है कि केवल शक्ति से जनता को अपने साथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए उनकी सामाजिक जो सोच है, जो सांस्कृतिक सोच है, उसको प्रभावित किया जाए अपने पक्ष में। और इसके लिए वह शिक्षा का सहारा लेता है, वह इंटेलेक्चुअल्स का सहारा लेता है, वह संस्कृति के सांस्कृतिक मेले हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, विश्वविद्यालयों में शिक्षा देने वाले हैं, स्कूलों में शिक्षा है, इनमें ऐसे विचार धीरे धीरे प्रेषित करता है अप्रत्यक्ष रूप से, जो सत्ता को पुष्ट करते हैं, जो सत्ता के समर्थक होते हैं। और सत्ता के समर्थन की बात धीरे धीरे उनके जहन में, जनता के जहन में आने लगती है, राजनीतिक रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, सामाजिक पृष्ठभूमि से। तो ये बात पूंजीपति समझकर धीरे धीरे इस प्राधान्य, सांस्कृतिक प्राधान्य का उपयोग करके अपनी सत्ता को मजबूत करते हैं। अब इसको मजबूत करने के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करने के लिए उन्हें इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत होती है, बुद्धिजीवी की ज़रूरत होती है, जिनकी बात को लोग सुनते हैं समाज में। तो वो बुद्धिजीवी जो हैं उनको ये खरीद लेता है, सत्ता खरीद लेती है, और उनको धन देकर, उनको सम्मानित करके, उनको सुविधाएं देकर धीरे धीरे एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग बन जाता है, या जो बना हुआ है वो बिक जाता है,
और सत्ता के पक्ष में बोलने लगता है और सत्ता की विचारधारा को फैलाने लगता है। यह है मूल रूप से सांस्कृतिक प्राधान्य की अवधारणा। और इस कारण से जो श्रमिकों में चेतना उत्पन्न होनी चाहिए थी उनके शोषण की, वह चेतना धीमी पड़ जाती है और समाज राज्य की बारे में अनुशासित रहना, राज्य की आज्ञा का पालन करना, ये ज़्यादा मुखरित मूल्य बनते जाते हैं। पूंजीपति ये भी चालाकी करता है यहाँ पर कि वह श्रमिकों को सुविधाएं देना आरंभ करता है, क्योंकि श्रमिकों के बारे में जब उनको मालूम पड़ता है कि श्रमिक इस बात से नाराज हैं तो वो उनको सुविधाएं देने लगता है। जैसे श्रमिकों को बोनस देना है, उनकी इंश्योरेंस करना है, उनको दुर्घटना में मुआवजा देना है वगैरह, उनके बच्चों को उनके बाद में जॉब में रखना है। तो जब सुविधाएं ऐसी मिलने लगती है तो श्रमिकों का जो गुस्सा है वो कम होने लगता है और वे नाच गाने में व्यस्त होने लगते हैं, वे सांस्कृतिक मेलों में व्यस्त होने लगते हैं, वो नाटकों में, फिल्मों में व्यस्त होने लगते हैं और वो समझते हैं ये हमारा जीवन है, इसमें क्रांति करने की क्या आवश्यकता है। तो ये सफलतापूर्वक यूरोप में प्रक्रिया सामने आई, जिस कारण से मार्क्स की भविष्यवाणी गलत सिद्ध हुई कि जो ऐसे औद्योगिक जो समाज हैं जो निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं औद्योगिकरण के कारण, वहाँ पर क्रांति होगी। ऐसा नहीं हो पाया। अब ये तो इसका सिद्धांत है, इसके बहुत से मायने हैं, यानी ये तो मोटे रूप से इसका सिद्धांत है, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं। इसका सबसे पहला मायना यह है कि ग्रामशी ने यह सिद्ध किया अपने इन विचारों से कि समाज के परिवर्तन में चिंतन का भी महत्व होता है, सिर्फ पदार्थ का महत्व नहीं होता। और ग्रामशी स्वयं ये मानता है कि मार्क्स भी केवल पदार्थवादी व्याख्या नहीं करना चाहता था, भौतिकवादी व्याख्या नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो भौतिकवाद है उसका, ये एंजल्स ने उसमें इंट्रोड्यूस किया बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत ज़्यादा उसने एंजल्स ने इसको आगे बढ़ाया, फिर लेनिन ने इसको आगे बढ़ाया। तो जो मेटीरियलिज्म है मार्क्स में, जो पदार्थवाद या भौतिकवाद है, वह मार्क्स में का इतना नहीं है जितना कि एंजल्स का या लेनिन का है। और मार्क्स ने स्वयं ने कहा है कि मैं हीगल के विचारों को सही प्रकार से परिवर्तित नहीं कर पाया, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वह इस भौतिकवाद में उलझ गया। तो ग्रामशी ये कहता है कि ये भौतिकवादी व्याख्या मार्क्सवाद की करना गलत है, हमें विचारों को भी महत्व देना चाहिए जैसा कि हीगल ने महत्व दिया था। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि ग्रामशी मार्क्स के हीगलवादी व्याख्या का सबसे बड़ा प्रवर्तक है। अब हीगलवादी व्याख्या का अर्थ यह है कि विचारों को महत्व दिया जाए, वैचारिक जो शक्तियां हैं उनको महत्व दिया जाए, और जो भौतिकवादी शक्तियां हैं उनको कम महत्व दिया जाए। या दूसरे अर्थों में जिसे मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर कहता है, वो भी महत्वपूर्ण है कई समय पर, केवल बेस स्ट्रक्चर ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो समाज में परिवर्तन बेसिक स्ट्रक्चर की अपेक्षा सुपर स्ट्रक्चर से भी आ सकता है, और समाज में परिवर्तन न हो ये भी सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा तय कर लिया जाता है। और सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है? इंटेलेक्चुअल्स, विचार, मुख्य रूप से समाज, संस्कृति, शिक्षा, ये सब सुपर स्ट्रक्चर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सांस्कृतिक प्राधान्य की अवधारणा दी, इससे मतलब ये निकला कि ग्रामशी ये कह रहा है कि समाज में परिवर्तन होने या न होने में विचारों का बहुत महत्व है। और ये बात मार्क्सवाद के, जिसे हम कह सकते हैं औपचारिक जो व्याख्याएं होती है, जहाँ जहाँ पर मार्क्सवादी राज्य हैं थे, वहाँ पर जो व्याख्याएं स्वीकार की जाती थी उसके बिल्कुल विपरीत है। वहाँ तो माना नहीं जाता कि विचारों से कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है थियोरेटिकल, जो इस प्राधान्य की अवधारणा से सामने आता है।
तो ये मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाह रहा था कि ये सवाल सबसे पहला जो ग्रामशी के बारे में उठता है वो उसके प्राधान्य की अवधारणा है। ठीक है, नमस्कार।